फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 2024 जनवरी का PYQ ली हूँ। जिस प्रकार से एग्जाम में आता है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बैठाई हूँ। जैसे कि 31 से शुरू होता है, SST पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होता है। और इसी प्रकार से इस वीडियो में ली हूँ नंबर भी, ठीक है। सेशन ए, In 1960, the bilingual क्या है? In 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speaking people. रीजन में दिया गया है कि in 1966 the state of Punjab was also divided into two states, Punjab for Punjabi speakers and Haryana for Haryanvi और हिंदी speakers. देखते हैं हिंदी में कि ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ना है। अभिकथन में दिया गया कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। और कारण में दिया गया कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। अगर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 में दिया गया है कि दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 में देखते हैं कि दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 3 में देखते हैं कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन 4 में देखते हैं कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा ना। दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। देखिए ये तो बात सही है कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत और मराठी ये दो राज्य अलग अलग राज्यों में बांटा, ठीक है। क्या कहते हैं, अलग अलग राज्यों में बांटा, ठीक है। बम्बई प्रांत और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा। तो बम्बई प्रांत क्या है, मराठी के लिए, और गुजराती भाषी लोगों के लिए क्या कहते हैं, गुजरात के लोगों के लिए, गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात राज्य में बटा, ठीक है। उसी प्रकार से पंजाब की बात करें तो 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ था। पहला पंजाब पंजाबी के लिए और हरियाणा हरियाणी यानी हिंदी बोलने वालों के लिए। जो पंजाब के लोग हैं वो पंजाबी भाषी के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए दो राज्य में बांटा। तो ये दोनों तो अपने अपने में सही है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, ये व्याख्या है, ये ए का व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए कहा गया है कि आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 32 का देखते हैं। डैश लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू ऑप्शन नंबर 1 ए जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन बी रिलीजियस सिमिलरिटी, ऑप्शन सी सिमिलर क्विजिनेंस, क्या सिमिलर क्विजिनेंस, और ऑप्शन डी में लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी। 32 हिंदी का। डैश के कारण लद्दाख को क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ऑप्शन ए में भौगोलिक सामीप्य, ऑप्शन बी में धार्मिक समानता है, ऑप्शन सी में समान भोजन, ऑप्शन डी में भाषाई समानता। सही विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन 1 में एक में दिया गया है कि ए बी और सी सही है, ए बी और सी सही है, या बी सी और डी सही है, या थर्ड में ए बी और डी सही है, या 4 का ए बी सी और डी सही है। कौन सा होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा ना। तो क्या है, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, यानी धार्मिक समानता के कारण भी कहा जाता है, समान भोजन के कारण भी कहा जाता है, और भाषाई समानता के कारण भी लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा लद्दाख है, ठीक है। धार्मिक समानता, लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, जिसमें मठ अनुष्ठान और प्रथाएं तिब्बत के समान है। समान भोजन, दोनों क्षेत्रों का भोजन भी काफी हद तक समान है। जो सांस्कृतिक है ना, वो भी समानता को और मजबूत करता है। तो इस प्रकार से तीनों चीज इसमें समानता पाई जाती है, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर 32 का ए वाला। अब 33 का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज क्वेश्चंस बाय पीपुल फ्रॉम द 7th century onwards? Option: only human beings pass through contentless cycles of birth. Option 2: all human beings are equal at the time of birth. Option 3: one could break the cycle of rebirth through personal effort. Option 4: कि social privileges are a result of one's birth. हिंदी में देखते हैं कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो फर्स्ट नंबर में है कि केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्र से गुजरते हैं। सेकंड नंबर का है कि सभी व्यक्ति जन्म के समान होते हैं। थर्ड में दिया गया कि व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। फोर में दिया गया कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड? आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 वाला ना, 4 वाला सही हो जाएगा कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। यही था ना, इस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। अब थर्ड में देखते हैं, 34 में द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, व्हाट कीप्स द एयर टू रिमेन अराउंड द अर्थ? फर्स्ट नंबर का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, सेकंड का है हीट ऑफ द सन, थर्ड में है रॉक्स एंड ओशियन ऑन द अर्थ, फोर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो ये पृथ्वी है, इधर चारों तरफ वायु है, तो वह क्या चीज है जो पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो क्या है फ्रेंड? 34 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ना फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 क्या है फ्रेंड? कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना। थर्टी 35 अब देखेंगे हम लोग 35 का। रीड द असर्शन एंड रीजन केयरफुली। असर्शन में है इट वाज ड्यूरिंग शाहजहांस reign दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वाज क्या है फ्यूज्ड टुगेदर इन ए ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस। रीजन में है कि हिज reign witnessed a huge amount of construction activity स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन में है बोथ ए एंड आर ट्रू आर एक्सप्लेन ए। सेकंड में है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट डज नॉट एक्सप्लेन ए। थर्ड में दिया गया है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ में दिया गया है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कि अभिकथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ना है। अभिकथन में है कि शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण में दिया गया कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन ए फर्स्ट में दिया है कि दोनों ए और आर सही है, लेकिन क्या है आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 में दिया है कि दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 में दिया है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन 4 में दिया गया कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? जवाब देने की कोशिश कीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड? 1 वाला ना, 1।
कि शाहजहां का शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए थे और उनका जो शासन में है उसमें अनवरत निर्माण कार्य भी चलता रहा था और विशेष रूप से क्या था, आगरा और दिल्ली में। तो इसमें जो वाक्य है ना, जो एक ही वाक्य है, ये आर द्वारा किया जा रहा है, आर के द्वारा किया जा रहा है। इसमें वाक्य भी सही है। ठीक है, इसलिए आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट। अब 36 का देखते हैं। Our solar family consists of following celestial क्या है, celestial bodies। फर्स्ट नंबर क्या, constellations, planet, sun। सेकंड में है सैटेलाइट्स, प्लैनेट, पोल स्टार। थर्ड में सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स। फोर्थ में है कि प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड, सप्तऋषि। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। पहला है नक्षत्र मंडल ग्रह सूर्य। सेकंड में है उपग्रह ग्रह ध्रुव तारा। थर्ड में है कि सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। फोर्थ में है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा थर्ड वाला, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। हमारा सौर परिवार क्या है? सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इससे बना है ना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में क्या है कि सही उत्तर हो जाएगा सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड है। सूर्य हमारे सौर मंडल का क्या है? केंद्रीय तारा, जिसके चारों ओर क्या होता है, ये जो सूर्य है ना, जिसके चारों ओर अन्य सभी खगोलीय पिंड क्या करती है? परिक्रमा करते हैं। देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। In 1817, James Mill published A History of British India in 3 volumes. B में दिया गया, in this he divided Indian history into 3 periods: ancient, medieval and modern. Choose the correct option of the following. फर्स्ट नंबर है both A and B are true, both सेकंड में है कि A and B are false, थर्ड में है A is true but B is false, फोर्थ में है कि A is false but B is true। कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ना है। जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को तीन काल में बांटा, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। और इसमें से जो सही विकल्प है उसको चुनना है। ऑप्शन 1 का है ए और बी सही है, 2 का है कि दोनों ए तथा बी गलत है, थर्ड में है कि ए सही है किंतु बी गलत है, फोर्थ में ए गलत है किंतु बी सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा? आप आंसर देने का जरूर कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और आप गिनते हुए चलिएगा कि कितना सही हो रहा है। तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? थर्ड वाला ना। आंसर क्या होगा फ्रेंड? थर्ड वाला। ए सही है किंतु बी गलत है। तो जेम्स मिल ने क्या किया था? 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था, और इसमें जो उन्होंने भारतीय इतिहास को किया था तीन कालखंड में बांटा था, ये चीज गलत है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा 37 का थर्ड नंबर। 38 का देखते हैं कि रेलवे नेटवर्क इज नो एक्सटेंसिवली बीइंग बिल्ट इन माउंटेन्स एरिया, सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल रीजन। तो इसमें से कौन सा सुइटेबल रीजन है उसको देखना है। इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट रेलवेज इन माउंटेन्स। ऑप्शन 2 में माउंटेन्स हाईली एरोडेड, थर्ड में माउंटेन पीपुल आर मेकिंग रेलवेज, फोर्थ में देयर आर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स टू इनेबल इट। क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा। अति उपयुक्त कारण का चयन करना है। पहला कारण है कि पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। ऑप्शन 2 में दिया है कि पहाड़
महाक्षति होता है। और थर्ड में दिया है कि पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। और फोर्थ में दिया है कि इसे संभव करने के लिए उन्नत किस्म का प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड, बताइए। आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 38 का कौन सा आंसर सही होगा? तो 38 का ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा ना, कि इसे संभव करने के लिए उन्नत किस्म का प्रौद्योगिकी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसे संभव करने के लिए उन्नत किस्म का प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, जैसे कि हम लोग का जम्मू कश्मीर में हुआ है ना। अति उपयुक्त कारण क्या है, इसमें प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। 39 नंबर का देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी। इसका आंसर हम लोग तो 4 नंबर दे दिए ना, चौथा वाला आंसर। अब देखेंगे 39 का क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। ए इन 1770 ए टेरिबल famine killed 10 million people in Bengal. बी में दिया है कि about 1/3 of the population was wiped out. Choose the correct option of the following. Option A, both A and B are true. Option 2, both A and B are false. Option 3, A is true but B is false. Option 4, A is false but B is true. कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ना है। 1770 में बंगाल में एक भयानक क्या होता, अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को क्या किया, मार डाला। और उसमें जो है इस अकाल में बी में दिया गया कि इस अकाल में कि बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि जो क्या कहते हैं, दोनों ए तथा बी सही है, दोनों ए तथा बी गलत है। ऑप्शन थर्ड में दिया गया कि ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ में कि ए गलत है किंतु बी सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा? 39 का कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है, दोनों ए तथा बी सही है। तो इस अकाल में क्या हुआ था, 1770 में जो बंगाल में एक भयानक अकाल हुआ था, उसमें लगभग 1 करोड़ लोग क्या हुए थे, मार डाले गए थे, मर गए थे। और इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। इसमें 1 करोड़ लोगों को मार डाला गया था और इसमें 1/3 आबादी भी खत्म हो गई थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 का 39 का 1 सही होगा। ए तथा बी सही है, यानी दोनों ए तथा बी सही है। ठीक है, अब 40 का देखते हैं। चूज द स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फर्स्ट ए का है, Coniferous forest grow in this region. B का, the basin lies in subtropical region. C का, the area is dominated by monsoon climate. ऑप्शन डी का है कि the basin area has a varied topography. ठीक है, वेरी टोपोग्राफी। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए का, ऑप्शन 1 का है ए बी सी, ऑप्शन 2 में है बी सी डी, ऑप्शन 3 में ए बी डी, 4 में ए सी डी। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और इस बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा? 1 का है ए बी सी, 2 का है बी सी डी, 3rd का है ए बी डी, 4th का है ए सी डी। कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड, बताइए। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड? 2 वाला ना। आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बी सी डी, बी सी डी इसमें क्या है, ये बेसिन क्या था आपका ऑप्शन 2 वाला ना, बी सी डी। ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्या है, स्थलाकृतियां हैं। जैसे यहाँ पर चित्र लगाया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 30
सॉरी 40 नंबर का आंसर 2। 14 नंबर का आंसर 2 हो जाएगा। बी सी डी, 2 3 4, इधर में बी सी डी है ना। अब देखते हैं 41 का क्वेश्चन नंबर 41। द बुक स्त्री पुरुष तुलना वाज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर। पहला है पंडिता रमाबाई, सेकंड है वीर सलिंगम, क्या वीर सलिंगम पंतुलु, थर्ड में है ताराबाई शिंदे और फोर्थ में है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? पंडिता रमाबाई, दूसरा में वीर सलिंगम पंतुलु, थर्ड में है ताराबाई शिंदे, चौथा में है ईवी रामास्वामी नायकर। कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड बताइए। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने किए थे, किस सुधारक द्वारा? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, ताराबाई शिंदे ना। 41 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ताराबाई शिंदे, थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए ताराबाई शिंदे हैं हमारे, ताराबाई शिंदे सॉल्व। उनकी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना 1882 में प्रकाशित हुई थी और इसे भारतीय साहित्य में पितृसत्ता की शुरुआती, इसको थोड़ा ना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। पितृसत्ता की शुरुआती आलोचनाओं में से एक माना जाता है। यह कृति समाज में दमनकारी प्रथाओं है, जो दमनकारी प्रथा है, जो दोहरे मानदंडों है, उसको विशेष रूप से लैंगिक असमानता, जो लैंगिक असमानता है ना, स्त्री पुरुष का जो असमानता है, उसको संबोधित करते हुए लिखी गई थी। तो कौन लिखी थी? हमारी महान ताराबाई शिंदे ना, ताराबाई शिंदे द्वारा लिखा गया था। 41 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ताराबाई शिंदे, ये वाला। 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, 2-3 बार दोहरा देते हैं, इससे आप लोग का दिमाग में बैठा रहेगा। ये थोड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया ना। 42 का द लिस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ली आर लोकेटेड इन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 में गारो हिल्स, 2 में मालाबार हिल्स, थर्ड में सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स एंड 4 में नीलगिरी हिल्स। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। 42 का है गेहूं एवं जौ जैसे, जो गेहूं एवं जौ जैसे फसल है उसका उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मिले हैं? तो ये इसका सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, थर्ड में है सुलेमान एवं कीर्थर, चौथा में नीलगिरी हिल्स। कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका भी आंसर थर्ड वाला हो जाएगा आपका। 42 का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा कि सुलेमान एवं कीर्थर में गेहूं एवं जौ जैसे फसल का उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य हम लोग को मिले हैं, और ये सुलेमान एवं कीर्थर में, सुलेमान एवं कीर्थर में, ठीक है। अब 33 का देखते हैं। रीजन एंड असर्शन। असर्शन में है कि स्टेरियोटाइप प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स that they are good at. Reason are stereotypes stop us from recognizing unique qualities and skills in individuals and fit them in क्या है into pattern. Choose the correct option. Both A and R। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि तर्क एवं अभिकथन, तर्क एवं अभिकथन रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है। तर्क में दिया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों, और जो रूढ़िबद्ध धारणा है ना, ये व्यक्ति में क्या है, व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जो रूढ़िबद्ध धारणा है, तर्क दिया है
रूढ़िबद्ध जो धारणा है लोगों को ऐसे काम करने से क्या कहते हैं, रोकती है। आज का जो क्या है ये अभिकथन है और तर्क में दिया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे जो गुण होता है उसके कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के क्या करता है, खांचे में जड़ देती है। अगर किसी का पिता अगर कहें कोई गांव से आता है, तो लोग क्या कहते हैं, ये तो गांव के गवार हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इस प्रकार से उसका तो विशेष गुण तो नहीं देखा जाता है, रूढ़िबद्ध धारणा के चलते उसका जो यूनिक गुण होता है उसको नहीं देख पाते हैं। उसको क्या सोचते हैं कि ये तो गांव के गवार है, इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पास है, उनके पास ज्ञान भी है। आज गांव के लोग बाहर जाके क्या कहते हैं, गांव से ही पढ़ के अपना अपना बड़ा बड़ा जॉब हासिल करते हैं, गांव से ही काम करके आज लोग बहुत बड़े बड़े पद पर क्या करें पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से गांव के गवार नहीं होते, उनका भी कुछ ज्ञान होता है, बस उसके पास क्या कहते हैं, कोई साधन का कमी होता है। इसके चलते हुए लोग, कुछ लोग कम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आगे भी अभी भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा इसमें बताना है। तो 33 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा ए। क्या कहते हैं, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या कर सही व्याख्या करती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या करती है ना। तो उसका जो कौशल होता है, ये रूढ़िबद्ध धारणा के चलते क्या कर रहा है, अनोखा गुण होता है, उसका जो कौशल है उसको देखने से रोकती है रूढ़िबद्ध धारणाएं। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे ही होंगे, गांव के हैं तो गवार ही होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके पास भी गुण होते हैं, अनोखा गुण होता है। अब 44 का देखते हैं कि which of following two gases make up the bulk of the atmosphere। फर्स्ट में है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और थर्ड में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फोर्थ में ओजोन एंड हीलियम। इसको हिंदी में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का कौन सी दो गैसें हैं जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि वायुमंडल में कौन सी दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। थर्ड में है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फोर्थ में है ओजोन और हीलियम। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड, 44 नंबर का। तो ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये वायुमंडल की दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। अब 45 का देख लेते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स। हाँ, नहीं स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। ए का है द वेद समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास in 1864। बी का है इट वाज इंस्पायर्ड बाय द आर्य समाज, बाय द आर्य समाज। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड, सेकंड वाला है ए एंड बी आर फॉल्स, थर्ड का है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, फोर्थ का है ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। 45 का 45 नंबर का कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ना है। वेद समाज की स्थापना, फर्स्ट में ए में क्या कथन है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में यानी मद्रास में हुई। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। और बी का कथन क्या है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई और वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो कौन सा आंसर सही होगा, दोनों ए तथा बी सही है, बी का दोनों ए तथा बी गलत है, थर्ड का ए सही है किंतु बी गलत है, फोर्थ का ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा आंसर सही होगा, तो 45 का थर्ड नंबर आंसर सही होगा, ए सही है किंतु बी गलत है। 45 का क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु बी गलत है। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, लेकिन वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये वाला बात गलत है, ये वाला कथन गलत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हम लोग 45 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर किए और इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सीरीज और लगाते रहेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।